बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज बात करेंगे अपोजिशन की। अपोजिशन ने वफाकी हुकूमत को और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जनवरी की आखिरी तारीख दी थी कि आप उस दिन तक खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं तो बेहतर होगा, वगरना फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। वो आखिरी तारीख तो गुजर चुकी, अब फरवरी का महीना आ चुका है। वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि आपने जो इस्तीफ़ा लेना था वो तो आपको मिला नहीं, आपने जो इस्तीफ़े देने थे, जो मुंह पे मारने थे, उनकी बात करें। लॉन्ग मार्च के हवाले से अब हिकमत अमली क्या होगी? आसिफ अली जरदारी साहब का भी मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता हुआ, लेकिन JUI के तर्जुमान ये कहते हैं कि रब्ता नहीं हुआ। आने वाले दिनों में PDM की मूव क्या होगी? इस्तीफों को लेकर, लॉन्ग मार्च को लेकर और सेनेट इलेक्शन में अब हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं, तो उसके लिए बिल लाया जाएगा, आईनी तरमीम की जाएगी, तो क्या अपोजिशन वफाकी हुकूमत का साथ देगी? इसी सारी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सीनियर रहनुमा है सरदार लतीफ खोसा साहब। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोसा साहब, अगर वफाकी हुकूमत के मौजूदा इकदामात की बात की जाए, जिसको लेकर अपोजिशन काफी वावेला भी मचाती है और अपोजिशन ने एक तहरीक को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो देखने में यह आया कि मोमेंटम टूटा है। लेकिन आप अब अंदर रहने वाले शख्स हैं, इजलासों में भी शिरकत करते हैं, हिकमत अमली में कुछ तब्दीली की गई है। आप क्या समझते हैं, ये जो हिकमत अमली में तब्दीली की गई, इसका सारा असर आपकी तहरीक पे नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल भी तहरीक पे इसका असर नहीं पड़ेगा। जाहिर है कि बाकी मामलात भी, दुनियावी मामलात भी साथ साथ चलते हैं। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शादी के बाद जो है, ये भुट्टो फैमिली में पहली शादी थी जो बख्तावर बीबी की जो है शादी हुआ, निकाह हुआ और उस पर जो है मेहंदी वगैरह हुई। तो ये एक ऐसा मौका था जिस पर हम बिल्कुल चाहते थे कि सियासत से हट के हम उस रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की उस बेटी का जो है उनको दुआओं के साथ रुखसती भी की जाए, और उसमें फिर एक मुद्दतों के बाद जो है भुट्टो फैमिली में एक खुशी की जो है मौका आया है, और हम उसे बिल्कुल सियासत की नजर नहीं करना चाहते थे। तो ये परसों हम उधर ही थे और उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाइज्जत तरीके से, पुरवकार तरीके से, बड़ी सादगी से और बड़ा खूबसूरती से जो है वो रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो का चौधरी महमूद के साथ जो है वो आज में है। हम दुआ गो है, अल्लाह ताला जो है दोनों को खुशखुर्रम रखे। और इस सारी कौम ही चाहती है, और मोहतरमा की शहादत पूरी कौम के लिए सदमा थी, और ये खुशी में सब शामिल हैं, दुआएं कर रहे हैं, और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला के साथ इनके मामलात को दुरुस्त ही रखे और ये अपने घर हंसी खुशी जाएँ। कोसा साहब, सियासत की तरफ आते हैं। आपकी सियासत बड़ी गहरी नज़र है। देखिए, अगर इनको हमने तो इज्जत और वकार से कहा था कि मोहतरम इमरान खान साहब जो है खुद ही अपना जो है ये सुबुकदोश हो जाए, चले जाए, इसको छोड़ दें मनसब को, ताकि जो है उनका भरम भी रह जाए और कौम को भी एक जो है मुजदा मिले और निजात मिले इस जो है सिलेक्टेड हुकूमत से। लेकिन बाहर का खोसा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपने एक वार्निंग दी, उन्होंने नहीं मानी। वो कहते हैं कि हालात आएंगे, देखी जाएगी। अब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे, अदम एतमाद की तहरीक की तरफ जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून इस पर तैयार नहीं है। हसन इकबाल साहब का बयान आपने सुन लिया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं जिसका भी फैसला नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत के खात्मे के लिए आप अदम एतमाद की तरफ जाना तरजीहात में शामिल होगा या फिर एजिटेशन? देखिए, सभी चीजें ऑन बोर्ड है, सभी चीजें कार्ड पर मौजूद हैं। हम 5 तारीख को तो आज़ाद कश्मीर में जो है होने जा रहा है एक बहुत बड़ा एक इज्तिमा है, जिसका हम मैसेज पैगाम अक्रॉस दी बॉर्डर भी देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान जो है कश्मीरियों के साथ है और कश्मीर हमारी शाह रग है, और हम कश्मीरियों का आखिरी दम तक साथ देंगे, और इंशाअल्लाह कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। ये हमने नारा जो है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद ही इस पर जो है कायम हुआ था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल, ये नारा, ये जो जलसा है पीपल्स पार्टी का है, ये PDM का है? ये PDM का है, लेकिन पीपल्स पार्टी इसमें भरपूर अंदाज से शिरकत कर रही है। और ये अब कश्मीर में होगा, फिर हैदराबाद में है, हैदराबाद में भी ये जलसा कश्मीर में है कि लियाकत बाग रावलपिंडी में है?
जी नहीं, ये कश्मीर में ये तय तो ये पा गया है। लियाकत बाग वाला क्यों अचानक तब्दील हो गया? मौलाना जो चीज कहते हैं वो तब्दील हो जाती है, ये क्या वजूहात है? ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये कंसेंसस से ही होता है। अगर किसी की कोई तजवीज होती है तो उस पर सारे जो है मुत्तफिक होते हैं, तो तभी वो अमली जामा पहनाया जाता है। इस पर जो है बहनियों को शिफ्ट करने का जो है ये बिल्कुल कंसेंसस से हुआ है। खोसा साहब, बात वही है ना। अब ये देखें कि आपने एक मुनज्जम तरीके से एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया और उस पर 11 जमातों को शामिल कर लिया। अब अवाम को भी तो पैगाम देना है ना। आपकी जो जला बख्शनी है तहरीक को, वो तो अवाम ने बख्शनी है। अब एलामिया होता है, एक मौलाना साहब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तमाम तारीखें दे जाते हैं कि इन तारीखों को यहाँ पे जलसे होंगे। कुछ अरसे बाद दूसरी जानिब से कुछ और सजेशन आती है, तारीख भी तब्दील और मकाम भी तब्दील। नहीं देखें, ऐसी बात नहीं है। कुछ होती है, जाहिर है कुछ ऐसी किसी ना किसी जमात के जो है वो कोई ऐसी एक्सीजेंसी आ जाती है। अब देखें ना, बख्तावर बीबी की शादी जाहिर है हमारी प्रायोरिटी में थी, हमने उसको अकोमोडेट करना ही था। सियासतें होती रहती हैं, लेकिन ये खुशी के मौके कोई इसको जो है वो मौखर नहीं करता है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर का बिल्कुल लियाकत बाग का पहले यही हुआ था, लेकिन फिर मोहतरम नवाज शरीफ साहब की बात हुई फजलुर रहमान साहब से। मोहतरम नवाज शरीफ साहब का भी नजरिया ये था कि हुकूमत भी उनकी है और फिर अक्रॉस भी बॉर्डर भी आपने एक पैगाम देना है और कश्मीर डे है तो ज्यादा मुनासिब होगा। इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज को जो है बेहतर समझा और इस पर जो है सारों ने इत्तफाक किया और हमने लियाकत बाग से इसको आजाद कश्मीर में शिफ्ट किया। कोई ऐसी खोसा साहब, क्या आसफ अली जरदारी साहब फजलुर रहमान साहब का राब्ता हुआ है, जिसकी देखिए मौलाना साहब के जो तर्जमान है वो तरदीद कर रहे हैं? नहीं देखें, ये इसमें मैं ना तस्दीक करता हूँ ना तरदीद करता हूँ। अगर मौलाना साहब के हुआ है तरदीद तो ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं हुआ होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हैदराबाद भी तो जा रहे हैं ना, पीडीएम जा रही है, वहां तो सारे होंगे और वहां तो जाहिर है कि चूंकि वो पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही है इमीडिएटली आफ्टर दिस, ये आजाद कश्मीर के जलसे के बाद, तो फिर वहां भी तय होगा। देखिए ये बता दें आपकी तरजीहात क्या होंगी? अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च? देखें, ये अदमे एतमाद तो होगा ही होगा, हर सूरत में होगा। हम मोबिलाइज कर रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक मोबिलाइज होती है, पब्लिक चार्ज होती है। अब देखें इन्होंने फिर जो है बम फेंका है, तेल की महंगाई की है, तेल 6 दफा महंगा कर चुके हैं ये जो है। और तेल महंगा करने का मतलब ये है कि वो सारे का सारा साइकिल जो है महंगाई का फिर एक सैलाब और तूफान तो आज वज़ीर आज़म से सवाल किया गया, उन्होंने पूरा मैकेनिज्म ब्रीफ किया है कि किस तरीके से डॉलर की कीमत बढ़ती है जब आपकी दरामदात और बरामदात में फर्क हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो। तो जब डॉलर ऊपर चला जाएगा फिर तेल महंगा होगा, तेल महंगा होगा तो फिर मोबिलाइज होगी पूरी मार्केट और जाहिर बात है महंगाई में इजाफा होगा। देखिए, ये कब तक हमारे ऊपर डाले? 2.5 साल तो हो गए भाई, हमारे ऊपर डालना बंद करो। अब ये भाई नहीं कर सकेगा कोई भी, ये चूरन बेचने को मानने को तैयार नहीं है। अब अवाम जो है रिजल्ट मांगती है, रिजल्ट जीरो है, जीरो बल्कि नेगेटिव है। आपकी ग्रोथ नेगेटिव है, आपकी जो है महंगाई, आपका इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिव जा रहा है, डबल डिजिट में जा रहा है। आपकी हर चीज जो है वो जीना दोपहर हो चुका है। तो अवाम जो है वो खोसा साहब, पहले बात होती थी पार्लियामेंट से निकल जाने की कि पार्लियामेंट खत्म हो, ये नया निजाम आए और ये नई हुकूमत आए। फिर अचानक फैसला हुआ कि हम ज़िमनी इलेक्शन में भी जाएंगे, सेनेट इलेक्शन में भी जाएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय क्या है इन दोनों इलेक्शंस में जाने की, तहरीक अदम एतमाद को तकवीयत बख्शने के हवाले से? देखें, बिल्कुल हम जाएंगे। ज़िमनी में भी देखा आपने कि हमने वो सीट जीती और सीट उसके अरबाब गुलाम उसके खिलाफ हमने जो है उसको हराया है, जो चीफ मिनिस्टर था और जो बड़ा अपने आप को जाबिर समझता था और जो हुकूमती उम्मीदवार थे। इसलिए हम कोई भी बाई इलेक्शन की सीट नहीं छोड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सेनेट में हम क्यों कर एक जो है उनको असेंडेंसी दें, क्योंकि सेनेट एक परपेचुअल बॉडी है और ये अगले इलेक्शन तक भी जो है असरअंदाज होगा इसका नताइज जो है। और सेनेट में हम इनको मेजॉरिटी। खोसा साहब, 3-4 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मीडिया से टॉक करते हुए पेशावर में कहा कि 2018 के इलेक्शन को कालादम करार दिया जाए। वो चाहते हैं ये इलेक्शन कालादम करार दिए जाए, ये उन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे। और आप जो हैं उसी इलेक्शन, उसी असम्बली की बुनियाद पे
उसी पार्लियामेंट की बुनियाद पे सेनेट में जाना चाहते हैं। आपको पीडीएम के सदर हैं, सरबराह हैं, वो जिसे कालतम करार देना चाहते हैं, आप उसी जगह पे जाके इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हीं बुनियाद पे जाना चाह रहे हैं सेनेट के अंदर। इसमें कोई तजाद नहीं है। देखिए, पहले भी जियाउल हक ने ये किया था कि गैर जमाती इलेक्शंस करवा के 1985 में पूरी हमारी सियासी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया था। आज भी उसकी बाकियात हम भुगत रहे हैं। देखें, हम कोई भी उसको जो है इमरान खान को या इन कुव्वतों को जो गैर जमहूरी है और गैर मुंतखब शुदा है, गैर अवामी कुव्वतें हैं, हम इमरान खान को कोई अवामी कुव्वत नहीं समझते। हम समझते हैं सिलेक्टेड है। हम समझते हैं कि इनको जो भी खलाई मखलूक या जिन्होंने भी इनको इंस्टॉल किया है, हम उनको मुंतखब नहीं मानते। ये बिल्कुल तयशुदा है। लेकिन हम कोई ऐसा निज़ाम भी नहीं चाहते, कोई ऐसी चीज नहीं चाहते जो गैर जमहूरी हो, जिससे गैर जमहूरी ताकतें हमारे मुल्क को जो है फिर आइन को मौखर करके या आइन को मुअत्तल करके जो है हम किसी ऐसी चीज की कभी खोसा साहब, सेनेट इलेक्शन की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा मिसाके जमहूरियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। तो अब आपके जो बेशतर सेनेटर्स हैं उनकी तो ये राय थी कि ये आइन की रूह के मनाफी है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब आईनी तरमीम में क्या आप वफाकी हुकूमत का साथ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। देखें, आर्टिकल 226 बड़ा क्लियर है। एक बात तो ये है कि देखें, सेनेट का इलेक्शन जो है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर होता है। इसके फ्रैक्शंस भी काउंट होते हैं। ये 1 on 1 मुकाबला नहीं होता है। हर शख्स को जो जितने सीटें हैं उतने ही वोट देने पड़ते हैं। तो क्या आप शो ऑफ हैंड में पहला वोट दिया तो इस तरह हाथ कर देंगे, दूसरा उसको नीचे कर देंगे, तीसरा फिर नीचे कर देंगे, और फिर जब एलिमिनेट होगा तो उसके फ्रैक्शन कैसे काउंट करेंगे? भाई, ये मुमकिन ही नहीं है जो आप बात कर रहे हैं या जो ये ऑपोजिशन ये गवर्नमेंट कर रही है। मैं हैरान हूं कि इनकी अकल कहां घास चढ़ गई है कि क्या हो गया है। भाई, ये ओपन ये हो नहीं सकता भाई, शो ऑफ हैंड तो हो नहीं सकता। अब दूसरी बात ये आ गई कि ओपन में तो फिर आप कोई उसके बहुत सारे तरीके हैं। आपने तो पार्लियामान को बेतौकीर वैसे ही कर दिया है, क्योंकि पार्लियामान में आप मुंतखब है नहीं, इसलिए पार्लियामान जो अवाम की आवाज है आप उस पर बिलीव नहीं करते हैं। पार्लियामान में आप कोई फैसले करवाने को तैयार नहीं है, या ऑर्डिनेंस के जरिए या आपके गैर मुंतखब मुशीर और आपके एडवाइजर्स हैं जो असल पोर्टफोलियोज पर हैं, जो अहम मुकामात पर माशाल्लाह बराजमान है। पीटीआई की कोर जो मेंबर्स हैं उनको कोई इख्तियार नहीं है। आप देख लें तो या तो आईएमएफ के नॉमिनीज हैं या खलाई मखलूक के नॉमिनीज हैं। तो पीटीआई तो सियासी ये हुकूमत है ही नहीं। जब हम कहते हैं कि ये मुंतखब नहीं है या ये जो है अवाम की आवाज नहीं है, तो आप देख लीजिएगा इनके कॉन्फ्लिक्ट। लतीफ खोसा साहब, क्या आप हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं? जी, सख्त खिलाफ हैं। देखिए, हमारे फिर अगर इस मौजूदा इलेक्शन में कोई सियासी जमात जिसके वहां पे अक्सरियत नहीं है ज्यादा सीटें ले जाती है, तो फिर हम समझें कि वो हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से है? नहीं, तो फिर ये अपनी जरा बात पे कायम रहे ना। 64 लोगों ने जो है हाथ खड़ा करके नो कॉन्फिडेंस दिया चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। अभी रिसेंट बात है, कोई पुरानी इतनी बात नहीं है लोगों के हाफिज़े मुंदमिल हो गए हो। इन्होंने क्या कहा? वोट निकले 52 और 11 लोग जो है गायब हो गए। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने उस पर इल्जाम लग रहा है कि उसमें इल्जाम लग रहा है कि जिस तरह मांडी वाला सब जब आए तो मुकम्मल हो गए वोट, और जब दूसरे उम्मीदवार आए जिनको मुस्लिम लीग नून की या किसी और की हमायत हासिल थी तो वोट पूरे ने। वो तो इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी ना। किसी चीज पर तो फिर कायम रहे। वो कहते हैं कि ये अपनी जमीर के मुताबिक उन्होंने वोट दिए हैं, इस पर डिस्क्वालिफिकेशन तो होती यही हम जानना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। बड़े सीनियर आप सियासतदान है, यही जानना चाहते हैं कि मांडी साहब वाले के वक्त, क्यों मांडी साहब के वक्त वोट पूरे हो जाते हैं, दूसरा जो है जब चेयरमैन के सेनेट का अदम इत्मीनान है उसमें वोट पूरे नहीं होते, तो ये क्या वजह है? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अब इनको किस चीज का खौफ है। इनको खौफ ये है कि चूंकि इनकी डिलीवरी जीरो है, इनके खिलाफ जो होने जा रहा है सेनेट में, इनके अपने एमपीएस, इनके अपने सेनेटर्स और इनके अपने एमएनए जो हैं इनको वोट नहीं दे रहे।
इनको नहीं दे रहे सेनेट में इनके सेनेटर्स को, इसलिए इनको खौफ है और ये चाहते हैं कि ओपन बैलेट हो, ताकि इन पर जो है हुकूमत की उस अंदाज से गिरफ्त जो है, जो कि बहुत ढीली पड़ गई है क्योंकि उनको मिला कुछ नहीं है और लोग उनकी गिरबान पकड़ते हैं पीटीआई के एमएनए के और पीटीआई के जो है एमपीएस के, इसलिए ये क्या चाहते हैं कि अब ये ओपन हो। क्यों इन्होंने पहले क्यों नहीं ये चीज की थी जब नो कॉन्फिडेंस हो रहा था? 2.5 साल बाद इन्हें ये ख्याल आ गया कि ये साहब, एक आखिरी सवाल ये कि पंजाब की अगर सियासत पे आपकी गहरी नजर है, आप पंजाब की सियासत में काफी इन भी रहे हैं, अब हालिया दौर में एक तरफ आपकी तहरीक चल रही है, दूसरी तरफ आपके ही अराकीन जो है पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के, वो वज़ीर आला पंजाब से हर आए दिन मुलाकात कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या लगती है आपको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई गए। अगर आप बात कर रहे हैं कि वो शादियों पर जा रहे हैं तो शादी कमी देखें, ये सोशल रिलेशन और शादियों में नहीं है, मुलाकात हुई है। गौसा साहब वज़ीर आला से जाके मिले हैं, उन पर इत्मीनान का इजहार किया है। ये किसने? देखें, हमारी पार्टी से तो नहीं किया है। आपकी पार्टी से कैंप ये किया है, आपकी पार्टी से 2 दिन पहले मीडिया पे चला, तमाम टीवी पे चला, उसका बयान चला है। देखें, अगर कोई ऐसा है जो माशाल्लाह जिसको शौक आता है, कोई ऐसा है जो पावर ओरिएंटेड ही तरीके से रहना चाहता है और हुकूमत ही के साथ हमेशा रहना चाहता है, तो ऐसे लोग तो हर पार्टी में, हर दौर में, हर वक्त में होते हैं। इसलिए माफ कीजिएगा, हमारी सियासत, पाकिस्तान की सियासत में इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉपुलर हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी दुखती रग पर किसी ने, खलाई मखलूक ने या नैब ने पूछल पर हाथ रखा है और उसको टर्न कोट किया है। आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है, ये इस तरह से जो की जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टियों की हैयत पर या हुकूमत की मजबूती पर या हुकूमत को पॉपुलर होगी। देखें, डिलीवरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से फर्क नहीं पड़ता। जो पार्टी के लॉयल अराकीन है, जो लॉयल है, वो पार्टी के साथ ही रहेंगे और जो हुकूमत के साथ या तक के साथ जुड़े रहना चाहते हैं वो हर पार्टी में मौजूद होते हैं। बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब इस हवाले से वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कायदीन के आपस में जो गिले शिकवे हैं। बहुत से दिनों से खबरों में बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने गिले शिकवे किए हैं, नवाज शरीफ साहब ने फोन पे बात की है, जरदारी साहब से भी उनका राब्ता हुआ है। एक प्लेटफॉर्म है, आपके राब्ते गाहे बगाहे होने चाहिए, लेकिन अगर एक खबर मंजर आम पे आई कि आपका राब्ता हुआ तो उसकी तरदीद आने की बुनियादी जो वजह है वो क्या हो सकती है, उससे गिले शिकवे कुछ उजागर होते दिखाई देते हैं। राना साहब से जानेंगे। राना साहब, क्या नवाज शरीफ साहब ने भी साहब को कोई गिला पहुंचाया? जी बिल्कुल पहुंचाया। मियां नवाज शरीफ ने मौलाना साहब, ये लिए चल रहा है ना जो राब्ते हुए हैं, ये वो राब्ता है जो मियां नवाज शरीफ का डायरेक्ट मौलाना से हुआ है। इसकी वो तरदीद करेंगे तो हम चीज़ें सामने ले आएंगे। जरदारी साहब से जो राब्ता हुआ, जरदारी देखें, जरदारी साहब से राब्ता है कि अभी आपने सुन लिया, अगर नहीं राब्ता होता तो सरदार लतीफ खोसा साहब कहते जनाब नहीं हुआ, वो कहते ना मैं तरदीद करूंगा ना तस्दीक करूंगा, तो उसमें आपको समझ आ ही जाती है शक का फायदा किसको पहुंचता है। तो बात यह है यासर, मौलाना फजलुर रहमान की ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें, अगर आपने तो सुनी है, मैंने भी सुनी है, पेशावर वाली। मौलाना साहब की इस तरह लगता था जैसे बिल्कुल सिम चेंज हो गई है, मौलाना साहब की बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई। अब मियां नवाज शरीफ ने गिला पहुंचाया मौलाना साहब को कि मौलाना साहब ये क्या बात हुई, आप मेरे बयानिए से भी पीछे हट गए। आपको हमने कहा था कि फ़लाँ पे चढ़ाई करनी है, फ़लाँ पे चढ़ाई करनी है, आपने तो बिल्कुल चेंज कर दिया सारा कुछ। आपने कहा जी हमें तो, हम गिले कर सकते हैं, वैसे कुछ नहीं है। उनका मियाँ साहब ने सख्त नाला हुए मौलाना साहब से, तो मौलाना साहब ने कहा जब मियाँ साहब पहले ये तो बताएं, ये मैं आपको वो गुफ्तगू बता रहा हूँ जो बड़ी मुसद्दका है, कि ये तो बताएं कि मुझ पे तो आप गिले करते हैं, आपके कौन कौन से लोग क्या क्या पैगाम लेकर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आपके जो पैगामात हैं वो हम तक तो नहीं, हम तक तो कुछ और पहुँचते हैं, किसी और जगह कुछ और पहुँचते हैं। आपसे जलंधर में मुलाकातें कुछ लोग करके आते हैं, फिर उसके बाद वो यहाँ पर किस किस को क्या क्या पैगामात देते हैं। तो उन्होंने भी मियाँ साहब को आगे से कहा और साथ उन्होंने ये भी गिला किया, उन्होंने कहा मियाँ साहब ये भी मुझे बता दें, मैं जो फैसला करता हूँ वो फैसला अचानक तब्दील हो जाता है, मुझे पता भी नहीं होता, और मैं मजबूरन आपके कहने पे हर दफ़ा भरोसा करके चल पड़ता हूँ। तो मियाँ साहब ने कहा जी मौलाना साहब नहीं, आपको हम मेरे बयानिया के साथ रहना होगा। मौलाना साहब ने यकीन दहानी तो बड़ी कराई है, लेकिन साथ शर्त रखती है। उन्होंने कहा फिर मौलाना ने कहा फिर ये हुसैन में रखिएगा कि 4 तारीख की जो मीटिंग है उसमें आपको भरपूर तरीके से मेरे मौक़िफ़ की तायद करनी होगी।
फिर उसमें कहना होगा कि जनाब मौलाना के फैसले जो हैं वही आखिरी फैसले होंगे, इससे ना कोई पीछे जाएगा, और जो पीछे जाएगा हम उसका साथ नहीं देंगे। ये आज मियाँ नवाज शरीफ ने और मौलाना के दरमियान गिले शिकवा जवाब शिकवा जो है वो हो चुका है। और मैं आपको कहता हूँ मौलाना बड़ा नाराज़ है। या सर आप तो रोज़ाना देखते हैं, बल्कि सारे सामीन जो हमें देख रहे हैं नाज़रीन, ये भी जानते हैं क्या PDM की कोई मीटिंग हुई है इलेक्शन कमीशन के बाद? हुई है कोई मीटिंग? हुई है। नहीं, उस मीटिंग में क्या तय हुआ? फोन पे हुई। कौन किसने सुना? किस पे चला के फोन पे हुई है? तरदीद आ जाती है। 6 तारीख को मौलाना अनाउंस करते हैं लियाकत बाग में जलसा, और 5 को कहा जाता है कि पिंडी में जलसा होगा लियाकत बाग में, भरपूर जलसे की तैयारी करें, बाहर बड़ा कुछ करेंगे। अचानक कश्मीर चला गया जलसा, काफी फासला है। वफाकी हुकूमत में रख लिया ना कश्मीर में, कोटली में। चले रख लिया ना, मैं कहता हूं इन्होंने भी रख लिया, तो पहले क्यों अनाउंस किया था? उसका मकाम तब्दील करने के लिए PDM का इजलास होना चाहिए। ये तो मेरा PDM की क़यादत से भी एक सवाल है, जितने उनमें कायदीन हैं, कि जनाब आपको तो बुलाना चाहिए ना, मीटिंग बुला के, चले टेलीफोनिक मीटिंग हो, और इसका ऐलान तो होना चाहिए था मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से मुकाम तब्दीली का। तो ये किसकी तरफ से ऐलान हुआ है? ये इसी तरह है, बात बड़ी क्लियर सी और बड़ी साफ सी है। मौलाना साहब को साइड लाइन कर रहे हैं सारे। अब साइड लाइन इस तरह कर रहे हैं कि मौलाना साहब बेचारे, कि वो पंजाबी की कहावत ना, कोर के लिए मुँह है ना बाहर सुटन जोगी ना अंदर नंगन। तो यही हो रहा है यासर साहब, बिल्कुल। मौलाना साहब क्या करें बेचारे? अब किसकी तरफ जाए मुझे बताएं ना। अपनों ने भी छोड़ दिया और फॉरेन फंडिंग भी आ गई। 4 तारीख को लॉन्ग मार्च का फैसला हो जाएगा? नहीं होगा। इस्तीफों का हो जाएगा? नहीं होगा। सेनेट इलेक्शन का हो जाएगा? वो तो हो गया हुआ है जी, उसमें रह क्या गया है? वो तो फैसला हो गया हुआ है। ये जो 2 फैसले बाकी है ना, तरीके अदम एतमाद कहा जाएगा, तरीके अदम एतमाद की तैयारी कर रहे हैं, राब्ते हैं 25 मेंबरान, जिस तरह आज उन्होंने अनाउंस किया है। अच्छा, वैसे आपकी इत्तला है कोई है राब्ते तहरीक इंसाफ? कोई इंसाफ कि किससे राब्ते? कायरा साहब ने ये जो आज बात की है, ये इसी तरह है जो चंद दिन पहले की थी कि पंजाब में हमने सबसे बड़ा इत्तेहादी तोड़ लिया, और वो हमारे साथों की याद है ना जी जी चलता। तो आज वो किन से मुलाकात हुई है? आज परवेज लाई साहब की मुलाकात किन से हुई है? साबिक वज़रा रहे हैं आप। देखिए, आज उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। आज उन्हें टास्क दिया गया, जो 3 रुकनी कमेटी बनी है पंजाब में सेनेट के हवाले से, चौधरी सरवर, उस्मान बुज़दार साहब और चौधरी परवेज लाई साहब। मैंने पहले भी कहा था अक्सर प्रोग्रामों में कि परवेज लाई साहब बड़े वज़ादार आदमी हैं, ये इस तरह नहीं छोड़ के जाते, वो आखिरी हद तक अपने साथियों इत्तेहादियों का साथ देते हैं। और नवाज शरीफ को भी उस हद तक साथ दिया था जिस रात वो प्लेन में जाने लगे थे ना, उस वक्त तक वो साथ थे। ये ज़हन में रखिए। यानी आपकी नजर में 4 फरवरी को अभी कुछ फैसला नहीं होगा। जो 4 फरवरी को फैसला होगा, फैसले होंगे भी मैं आपको बता दूं, जो ये अनाउंस भी करेंगे उस पर अमल नहीं होगा। यानी मौलाना को यकीन दहानी के बाद भी मौलाना के साथ फिर से हाथ हो जाएगा। एक नया लॉलीपॉप दिया जाएगा जी। लॉलीपॉप तैयार हो, ये पहला लॉलीपॉप होगा जिसपे 5-6 जमातों का जायका होगा। चले देखते हैं कि PDM का ये जो अब सरबराही इजलास है उसमें फैसले क्या होते हैं। 5 मार्च की जो मकाम का तब्दीली का फैसला किया गया, उसकी बुनियादी वजह क्या रही, ये भी उसी दिन सामने आ जाएगी। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मौजूदा सियासी हालात की बात करें तो फॉरेन फंडिंग केस इस दौर का एक अहम मसला है। ब्रॉडशीट भी मसला है, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस जो पिछले कई सालों से इलेक्शन कमीशन में उसकी समातें भी हो रही हैं। अपोजिशन ने एहतजाज भी किया। अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन पे दबाव के इल्जामात लगाए कि इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन हुकूमत से हिदायत नहीं ले रहा तो वो कहीं और से ले रहा है। ये इल्जामात लगाए गए। अब रोजाना की बुनियाद पे हेयरिंग की भी बात हुई, तो ये ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग ये असल में है क्या, इस पर सजा क्या हो सकती है, और इस पर कौन कौन से जराए हैं जो साबित करना होते हैं। विफाकी हुकूमत का ये जो मौक़िफ़ है कि हमने 40,000 अकाउंट्स दिए हैं जबकि अपोजिशन की जानिब से कोई अकाउंट फराहम नहीं किया गया, इसमें किस हद तक सदाकत है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद से ज्वाइन किया है। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंवर साहब, आपकी भी गहरी नजर थी फॉरेन फंडिंग केस पर। आप ये कहिएगा कि पिछले कुछ अरसे में फॉरेन फंडिंग का जिस तरह से मामला उठा, ममनुआ फंडिंग पहले सुनने में आई, फिर उसे फॉरेन फंडिंग का नाम दिया गया। ये ममनुआ फंडिंग होती क्या है, यानी किन जराए से आप रकूम मंगवा सकते हैं और कौन से जराए ऐसे हैं जो ममनू होते हैं? असूली तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जो आइनी और कानूनी माहिरीन की जो टीम है वो उन्हें सही हक़ाइक़ से आगाह नहीं कर रहे।
आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा कि जी हमने तो डिनर का इंतज़ाम किया था और डिनर में जो भी फंडिंग आई वो हमारी पार्टी फंड में जमा हो गई। असूली तौर पर जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका सेक्शन 204, लेकिन इसके पीछे थोड़ी देर के लिए मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि ये कोई नया कानून नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 62 में भी शामिल किया गया था और वही 62 का था पॉलिटिकल पार्टी एक्ट, ये मुशर्रफ के दौर तक चलता रहा। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने इसका नाम बदल के रख दिया पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 और अब उसी को इलेक्शन एक्ट 2017 का हिस्सा बनाया गया। लेकिन मैं आज आपको पहली दफ़ा अपने दोस्तों को और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2062 था उसको बाद में पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 में शामिल किया गया और जिसके बाद फिर इलेक्शन एक्ट 2017 में शामिल किया। इसकी एक बहुत सी बारीकी रूह निकाल दी गई इलेक्शन एक्ट 2017 में। लेकिन बहरहाल चलने दें इस मामले को तो। लेकिन एक और बड़ी अहम बात यह थी कि जो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2062 था उसमें लिखा था कि कोई हैवी अमाउंट, सब्सटेंशियल अमाउंट कोई ऐसी फॉरेन फंडिंग आ रही हो तो वो काबिल ममनू होगी, वो ममनुआ फंडिंग में आएगी। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 में किया गया तो वो उन्हें सब्सटेंशियल निकाल दिया और वहां के आईनी अमाउंट। अब आईनी अमाउंट का मतलब यह है कि 1 पाउंड, $1, एनी अमाउंट। वो सब्सटेंशियल तो था ना, बड़ी भारी अमाउंट हो, कोई सैकड़ों डॉलरों में हो या पाउंड में हो, लेकिन यहां उन्होंने शामिल कर दिया एनी। अब ये बड़ी अहम बात थी। अब इसी तरह से जो भी हमारा आर्टिकल जो इलेक्शन एक्ट 2017 का 204 है उसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल, इनफरादी, कारपोरेशन, कंपनी, थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी या कोई भी फर्द जो पाकिस्तान का शहरी ना हो, गैर मुल्की शहरी हो, तो वो भी अगर फंडिंग किसी पार्टी को देता है तो वो ममनुआ फंडिंग में आ जाती है। अब इसमें ये कहना कि जी हमने 40,000 शनाख्त जो अपने डोनरों को दिए हैं, वो तो ज़ाहिर है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को इजाज़त है कि वो फंडिंग दे सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपने फंडिंग के लिए आपने को डिनर का एहतमाम किया है और वहाँ किसी शख्सियात ने जो गैर मुल्की शहरी हो और उसने पार्टी को फंड दे दिया और उसकी रसीद भी दे दी तो ये साबित हो गया कि फॉरेन फंडिंग आ गई। अब फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग फ़र्क तो मामूली फ़र्क है। फॉरेन फंडिंग को ये मतलब ले रहे हैं कि जैसे कि कोई हुकूमत जो है वो फंडिंग दे रही हो। आम तौर पर सियासी पार्टियों को हुकूमतें जो हैं वो ऐसा फंडिंग नहीं दिया करती, लेकिन जो हमारे मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो आमतौर पर मदरसों को फंड देती रहती है, ज़कात के लिए देती है या बाकी जो फलाई काम है उनको देती रहती है। ये तो बताइएगा कि क्या आप समझते हैं इस केस में कोई सियासी जमात जो है पर पाबंदी लग सकती है, उसके जो है कोई उस पर ऐसा कदगन लग सकता है कि उनके लोग नाअहल हो सकते हैं या वो सियासी जमात ख़त्म हो सकती है? क्या इस फैसले में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है आपको, अगर कोई फैसला होता है? लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ ज़ेर समात भी है और बाकायदा स्क्रूटनी कमेटी उनका जायज़ा भी ले रही है। और इसी तरह जो हमारे चीफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायजी ईसा ने भी बड़ी अहम वार्निंग दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपके इख्तियारात तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा हैं। इन हालात को देखते हुए हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर किसी सियासी पार्टी को ममनुआ फंडिंग में को जो है वो मामला सामने आ जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं कि सेक्शन 204 के तहत वो ममनुआ फंडिंग को बहाके सरकार ज़ब्त कर ले। अगर किसी पार्टी का ममनुआ फंड ज़ब्त कर लिया जाता है तो उस पार्टी को फिर बाद में सेक्शन 215 के तहत उसका सिंबल जो है वो भी एक मुतनाज़र बन जाएगा। इसी पे थोड़ा सा मुझे समझा दें, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से उनके अपने साथी ने कहा कि इन्हें लीबिया से और दीगर ममालिक से फंडिंग आती थी और उनके एक दफ्तर के बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, तो क्या ये भी उसी जुमरे में आएंगे?
हाँ, ये भी बहुत बड़ा अहम सीरियस इल्ज़ाम लगाया है हाफिज हुसैन अहमद ने, और मेरे साथ प्रोग्राम में थे किसी टीवी चैनल पर, और मौलाना शेरानी साहब ने भी। अब अगर इलेक्शन, उन्होंने ये भी ऑफर की है हाफिज हुसैन अहमद ने कि जी मैं इलेक्शन कमीशन में जाने को तैयार हूँ, मुझे बुलाया जाएगा तो मैं तलब किया जाएगा तो मैं पेश हो जाऊंगा, ये बयान मैं दूंगा और तमाम हक़ाइक़ मैं बयान करूंगा। इस पर वो सियासी पार्टी जो है, वो कोई पार्टी भी हो, हम नाम नहीं लेते, अगर इस तरह के इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो फिर हुकूमत पाकिस्तान उस पार्टी के खिलाफ आइन के आर्टिकल 17 के तहत उनका केस रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा सकते हैं। अब अगर ये हुकूमत खुद भी कर सकती है, आप कह रहे हैं ये हुकूमत कर सकती है, खुद भी कर सकती है, खुद भी लेगा खुद वो, इसलिए चूंकि अब मामला इलेक्शन कमीशन में आ गया है, तो फिर इलेक्शन कमीशन में आने के बाद जो हमारा इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 212 है उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा है अगर कोई सियासी पार्टी फॉरेन फंडिंग के बारे में मुलव्वस पाई जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सिफारिशात पर उस पार्टी जो है, हुकूमत पाकिस्तान जो है, उस पार्टी को बैन करने के लिए, खिलाफ कानून करार देने के लिए, कारदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर सकती है। यानी इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को बैन नहीं कर सकती, वफाकी हुकूमत को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे जाना होगा। इलेक्शन कमीशन बहक़ सरकार वो ममनुआ फंडिंग जब्त करने के अहकाम दे सकती है। अरे जी, इलेक्शन के में पाकिस्तान जब किसी पार्टी का फंडिंग तो जब्त कर लेगी तो पार्टी तो सवालिया निशान बन गई ना, वो तो फिर फॉरेन फंडिंग में आ गई निजात में। अब स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है ना, स्टेप बाय स्टेप भी चलना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा जी हमारे पास तो इख्तियारात ये है कि हम आपका सिंबल वापस ले लें। जब किसी पार्टी का सिंबल वापस ले लिया जाता है तो पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। इस लिहाज से लेकर मामला बड़ा गमगीर हो जाता है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास खुद फैसला करने का इख्तियार है? हमारे इलेक्शन एक्ट ने तो इख्तियारात महदूद किए हुए ना, उनको कहा कि आप उसका जो ममनुआ फंडिंग है वो जब्त कर सकते हैं। वो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात भी है, रूल में भी इसका बाकायदा वाज़ेह निशानदाही की गई है। लेकिन जब पार्टी का किसी ममनुआ फंड जब्त हो जाए तो वो जनाब पार्टी वैसे ही बन जाती है, सवालिया निशान के उसका वजूद होना चाहिए कि नहीं होती, वो साबित हो गया कि ममनुआ जो है वो फंडिंग जब्त हो गई है। अब अगले स्टेप मैं ये जो पूछना चाह रहा हूँ, एक सवाल है, मैं बार बार पूछना चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ वो एक सिंपल सा जरा सादा सा बता दें ताकि लोग जानना चाहते हैं, क्या सियासी जमातें फॉरेन फंडिंग केस में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और ये कार्रवाई जो है किस हद तक हो सकती है, और क्या ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? ये जरा एक सादा सा। नहीं, देखो जी, इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है, वो सिफारिशात ही कर सकता है ना। उनकी तमाम इख्तियारात को आईन ने वाज़ा कर दिए। जमातें कालादम करार नहीं दे सकता, वाज़ा कर दिया गया। कालादम करार नहीं दे सकता, इसका मतलब लेकिन कालादम करार इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता, इसके इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। सही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस रेफर भिजवाए, लेकिन उसका ममनुआ जो है उसका फंडिंग वो जब्त कर सकता है और उसका जो निशान है, सिंबल है, वो भी वापस ले सकता है। ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है, और इसी इख्तियारात की आड़ में आगे आप जाएंगे तो पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला करेगी आया इस पार्टी के खिलाफ और फर्दर क्या एक्शन लिया जाए। ये तमाम इख्तियारात जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। इमरान खान कहते हैं कि हमने 40,000 अकाउंट्स की तफसीलात दी हैं, और अगर वो तहकीकात के दौरान ये साबित हो जाता है, मिसाल के तौर पे, मफरूजे के तौर पे मान लिया जाए कि वो 40,000 जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके हैं, दूसरी जानिब ऑपोजिशन कोई सबूत नहीं दे पाती, फिर क्या नतीजा होगा? नहीं, देखा जी, बात यह है वो 40,000 जो है ओवरसीज पाकिस्तान ठीक है, दुरुस्त है, किसी ने $100 दिए होंगे, $200 दिए होंगे, लेकिन बात दुरुस्त है। लेकिन इसके साथ साथ जो है उन्होंने एक खुद एतराफ़ किया, इनके वकला ने, तहरीक इंसाफ के वकला ने, कि जनाब हमने एक कंपनी हायर की हुई थी, कंपनी बनाई हुई थी, उस कंपनी के एजेंट्स थे, वो जो है फंडिंग वसूल करते थे। यानी इन्होंने एक बिला तस्लीम कर लिया है कि हमारी एक कंपनी थी और उस कंपनी के जरिए जो फॉरेन फंडिंग आई उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक इन्होंने अपना एतराफ़ कर लिया। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अमेरिका के, बरतानिया के जो बड़े बड़े जो शख्सियात थे जो आजकल वो जेलों में बंद हैं, उनके बारे में भी ये खबरें आ रही है कि उन्होंने भी बाज़ सियासी पार्टियों को फंड दिए हैं।
अब आप आरिफ नकवी का नाम आ रहा है कि हम नाम ही लेते किसको फंड दिए, लेकिन उन्होंने ये उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं उन्होंने बाज़ पार्टियों को भी फंड दिए। ये खबरें गर्दिश कर रही है, गलत भी हो सकती है, हमारी नाक़िस राय है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं इसी तरह के जो कंपनी जो बनाई थी अमेरिका में, इसके चेयरमैन जो डायरेक्टर इमरान खान, बिल्कुल ठीक हो गया, जो भी होगा उसका सामने आएगा। बल्दियाती इलेक्शन डिले होते जा रहे हैं, वजूहात क्या है? बल्दियाती इलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस साहब ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए, उनका फैसला भी आ गया है। और उन्होंने जो पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे इन्होंने कालदम करार दिए थे उनके बारे में भी जवाब तलबी कर ली गई है 4 फरवरी को। लेकिन असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बार बार वफाकी हुकूमत को ख़त लिखे कि हमने अपने हल्का बंदियाँ करवानी है, और हल्का बंदियाँ करवाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो मरदम शुमारी का गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी करें, क्योंकि जब तक आप हातमी गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट के इंतखाब करवाने के आइनी और कानूनी तौर पर मजाज नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने जो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन एक्ट बनाए, तो लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का तो दुरुस्त था, लेकिन जो पंजाब का जो बल्दियाती इलेक्शन वो तो अदालत ने पंजाब हुकूमत से, सिंध हुकूमत से और बलूचिस्तान हुकूमत से जवाब तलबी भी की है। और इसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी जो अदालत ने है उसने रिमार्क्स भी काफ़ी डिलीवर किए हैं। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की है वो भी मंजर आम पे है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए काम नहीं कर रहा। ये सारी बातें हैं। फॉरेन फंडिंग के हवाले से आपका ये कहना है कि ममनुआ फंडिंग पे जब्त हो सकता है माल, लेकिन अगर उसे कलअदम करार देना है तो वो अदालत का फॉर्म उसके लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया कमर मोहम्मद दिलशाद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम से टेलीफोनिक रब्ता रखा, अवाम के मसाइल भी सुने। कब्ज़ा माफिया का जिक्र आया तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बिला तफरीक कार्रवाई होगी, जितने भी सियासतदान मुलव्वस पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो भी बासर अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और गरीब आवाम को उनके हुकूक दिलवाए जाएंगे। बिलखुसूस खोखर बरादरान का भी उन्होंने जिक्र किया और उनका यह कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ATMs हैं, और उनका यह कहना था कि बिला तफरीक कार्रवाई आइंदा मराहिल में भी जारी रहेगी। नाज़रीन, खोखर बरादरान के खिलाफ लाहौर में ये जो ऑपरेशन हुआ इसमें बड़ी तादाद में लोग जमा थे। खदशा ये भी था कि कोई ना कोई वाक़या यहाँ पर रूनमा हो जाए, लेकिन सिक्योरिटी इदारों की भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद थी जिसकी वजह से कोई ऐसा वाक़या रूनमा नहीं हुआ। अपोजिशन इसको लेकर काफ़ी वावेला मचा रही है। मज़ीद तफसीलात जो है वो राना साहब से जानते हैं। राना साहब, सुनने में ये कि लाहौर में कोई सानिहा मॉडल 2 होने जा रहा था लेकिन वो रुक गया। बिल्कुल यासर, यही आज की ब्रेकिंग में आपको बता दूँ। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, अपोजिशन चाहती थी, शायद खोखर बरादरान ये ना चाहती हूँ, उनके नोटिस में भी ना हो, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे ऐसे मौजूद होने थे कि जैसे ही ऑपरेशन शुरू होना था पुलिस के साथ टकराव होना था, पुलिस के टकराव में बाकायदा फायरिंग तक हो सकती थी, पूरी प्लानिंग हो सकती। पुलिस को ये इतला मिल गई, चूँकि लाहौर में तैनात जो नए CC पर लाहौर है गुलाम मोहम्मद डोगर साहब का लाहौर के हवाले से बड़ा तजर्बा है, लाहौर ये है और उन्हें बड़ा इस मामले में इल्म था। उनको इतला ये मिल चुकी थी। हुआ क्या, जैसे ऑपरेशन करने के लिए टीम रवाना होने लगती है, या सर आपको पता मीडिया को बहुत लेट पता चला। जी। सबसे पहले उनसे फ़ोन ले लिए जाते हैं। इतला ये थी कि खोखर बरादरान और कुछ लोगों को इतला होगी, वहां पर एक मजमा इकट्ठा हो जाएगा, उस मजमे में से कुछ शरारती लोग निकलेंगे, ऐसा वक़्वा बनेगा कि आपकी PDM समेत सारी तहरीकें जो है वो इस तरफ चल पड़ेंगी और बड़ा नुकसान हो। देखिए, जब आप पुलिस पे फायरिंग करेंगे, पुलिस ने अपने बचाव के लिए दिफा तो करना है ना कुछ तो होगा, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई एक बंदा मर जाता तो ये सारी तहरीक किस तरफ चली जाती। ये एक नया सानिया मॉडल, और ये पुलिस को मुकम्मल इंफॉर्मेशन थी। या सर, यह आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन थी। उन्होंने सबसे पहले मोबाइल छीने के ले लिए गए, चाहे वो कोई भी अफसर था, सबसे, चाहे वो LDA के थे, तहसीलदार थे, आपको पता बड़ी इंफॉर्मेशन थी, फौरी इतला जाती थी, और उन जाने से पहले वहाँ पे सारा कुछ हो जाता। पहले फ़ोन लिए गए सबसे, फ़ोन लेने के बाद इसकी डायरेक्ट निगरानी जो है खुद CCP लाहौर ने शुरू कर दी। CCP लाहौर ने जब इसकी निगरानी शुरू की तो उस निगरानी के बाद इस तरीके से ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो उस वक्त भी मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे।
और वो लोग जो ये सारा कुछ करना चाहते थे वो नाकाम हो गए। फिर आपको ये भी बता दें, इस दौरान में पुलिस के हिकमत अमली ये थी, सिविल में बहुत से लोग मौजूद थे जो असला बरदारों को ढूंढ रहे थे। मेरे पास ये इतला है कि उस वक्त कुछ गैंग जो वहाँ पे शामिल होना चाहते थे, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर बन के शामिल हो जाते, चाहे वो कुछ और बन के शामिल हो जाते, लेकिन आखिरकार ये इल्ज़ाम इसी तरह बनना था ना, तो उनको बाकायदा रास्ता ना मिल सका इंटेलिजेंस की वजह से, पुलिस के मुख्तलिफ नाकों की वजह से और रुकावटों की वजह से, जिसपे एक नून लीग के रहनुमा ने चीखो पुकार भी बरी की, आपको याद होगा कि मुझे आगे नहीं जाने दिया गया। हाँ जी, ये हुआ वाकया। अब आपको मैं बताऊं अब हुआ क्या है। अब लाहौर में आपको एक बड़ी खबर और दे दूं, लाहौर के टॉप 10 और लाहौर का कब्जा माफिया इकट्ठे हो गए। सुनने में यही है कि कोई सियासी शख्सियत भी ऐसी हैं जो ये इस ऑपरेशन पे बड़ी सियासी शख्सियात, 3 बड़ी सियासी शख्सियात ने अपने डेरे पे उन्हें बुलाया। वहां पे उन्होंने कहा जनाब ये पुलिस क्या करने जा रही है। टॉप 10 के घरों में भी छापे, कब्जा माफिया के खिलाफ भी छापे। हालांकि मैं कभी पुलिस के फेवर में नहीं जाता, लेकिन ये सुन के खुशी हुई कि कम से कम ये हुआ, पता चला कि जो पिछले 2 दिनों में 20 बड़े कब्जे, या सर ये 2 दिन बाद शायद पुलिस प्रेस रिलीज जारी करे, यहाँ कोई बड़ा ऐलान वजीर आजम साहब की तरफ से, 20 बड़े कब्जे छुड़ा दिए गए। और जो 20 बड़े कब्जे छुड़ा के मुस्तहिक लोग जो थे बेचारे जिनको मिले हैं वो सोच नहीं सकते थे। और ये 20 के 20 कब्जे भी सीसीबी खुद छुड़ा के आता है, आईजी पंजाब इंटरेस्ट लेता है, वजीर आला पंजाब इंटरेस्ट लेता है। तो उसके बाद ये 3 बड़े जो है अपने घरों में बुलाते हैं कब्जा माफिया के कुछ बड़ों को। मैं ये भी बता दूं, लाहौर के एक बड़ी मारूफ सोसाइटी के फार्म हाउस में ये मीटिंग होती है। वैसे वो लोग आपस में सख्त इख्तलाफ रखते हैं, वहां फैसला होता है कि किसी हर सूरत में पुलिस को तब्दील किया जाए, पुलिस की टीम के साथ कोई ऐसा भट्टा डाल दिया जाए कि ये पुलिस यहां से भाग जाए। ये हुआ और उसमें मैं हुकूमत से कहूंगा कि चेक करें आपकी अपनी कौन सी शख्सियत वहां पे मौजूद थी। और ये क्रेडिट दूंगा जी मैं लाहौर पुलिस को कि ये वाकई हुआ, और आईजी को दूंगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, खासकर कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक ये सारा कुछ हुआ जी। यानी सियासी मफादात जहां पे उल्ट थे तो आमने सामने थे, अब मुआशी मफादात और जाती मफादात हो गए हैं तो एक टेबल पे आ गए होंगे, इसलिए प्रेशर भी अब बनाने की बात हो रही है। लेकिन वजीर आजम का ये कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा और यह भी एक किस्म का NRO होगा। और वजीर आजम ने आज ये कहा है कि अगर मैं NRO दूंगा तो इस मुल्क से गद्दारी करूंगा। उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम की जानिब से बिला तफरीक एहतसाब का अमल जारी रहे। नाज़रीन, भारत के अंदर सिखों का एहतजाज और मोदी हुकूमत की हिकमत अमली, इस पर बात एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, सिखों का एहतजाज काफी अरसे से जारी है, लेकिन मोदी सरकार को सिखों पर कोई तरस ना आया। मोदी साहब खुद भी ना बोले। मोदी साहब को बोलना आया तो उस दिन बोलना आया कि जब लाल किले पर सिखों ने कब्जा किया और वहां पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया तो मोदी साहब को तिरंगे की याद सताने लगी। मोदी साहब का बयान यह आया कि आज तिरंगे की बेहुरमती पर अफसोस हुआ है। किसानों पर जो चढ़ाव किया, जो उनके लोगों को जबरी तशद्दुद किया गया, गुमशुदगियां की गई, मार डाले गए, उन पर कोई अफसोस नहीं है। तिरंगे की बेहुरमती का उन्हें अफसोस जरूर है। हालिया कार्रवाइयों में 300 इंडियन फौजी ऐसे हैं और 200 पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो एहतजाजन मुस्ताफी हो गए हैं। आने वाले दिनों में इसमें डेवलपमेंट क्या होने वाली है और सिखों की ये मूवमेंट मजीद किस हद तक मजबूत हो सकती है, राणा साहब से जानेंगे। राणा साहब, जमहूरियत की दावेदार है मोदी हुकूमत और इंडिया, आने वाले दिनों में क्या ये जमहूरियत पर अमल पैरा रहेगी, और अगर रहेगी तो वैसी रहेगी जैसी गुज़श्ता 2 साल से? या सर बिल्कुल नहीं रहेगी, बल्कि भारत के अंदर जो होना शुरू हो गया है बड़ा खौफनाक है। भारतीय हिंदू जो हैं, RSS जनता पार्टी, वो क्या कह रही, मैं चाहूंगा कि वो आप जरूर सुन लें। हिंदू कह रहे हैं अब हम हैं, हम बहुत ज्यादा हैं, ये थोड़े से सिख हैं, इन्हें मार देंगे, इन्हें हटा देंगे, इन्हें खत्म कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जो जनता पार्टी है और RSS के जो रहनुमा हैं वो कह रहे हैं। ये वीडियो बिल्कुल क्लियर कर रही है जो उनका जो बयान है। उसके बाद बात यह है कि भारत के अंदर तो ये फजा पैदा हो चुकी है कि किसी मुल्क में सबसे खौफनाक चीज़ यह है कि उस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है कि फौजियों ने इस्तीफे दे दिए, पुलिस ने इस्तीफे दे दिए, 2 होती है ना कानून नाफिज करने वाले इदारे, दोनों की तरफ से इस्तीफे आ गए। उसके बाद अब सिख बड़े स्टैंड ले गए हैं, खड़े हो गए हैं सिख,
और खड़े होकर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ऐलान कर दिया है। और ये एक लिस्ट भी पहले तो आप देखें ना, ये जो हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान से नहीं आई, ये भारत की लिस्ट है। ये जिन मुकदमात में जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, बात यह है कि ये बहुत थोड़े लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। 1200 से ज्यादा तो वो हैं जो गायब हैं। जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था, हजूर कितनी लाशें मिली हैं, उन लाशों पे जाके देखें क्या क्या लिखा हुआ है, वो कहां से लाशें मिली हैं, जो जख्मी मिले हैं उनके जिस्म के कौन कौन से अज़ा नहीं है, और उनको पकड़ने वाला कौन था, उनको लेकर जाने वाला कौन था, किन सेलों में रखे गए, किस तरह मारा गया। राणा साहब, आइंदा दिनों में सूरत हाल काफी तल्ख होती दिखाई दे रही है। ये आइंदा 2 से 3 दिन आप देखेंगे बड़े खौफनाक होंगे। अगर ये हिंदू इकट्ठे हैं, कौन है ये? जनाब जनता पार्टी जो उनकी है ना, ये उनके जनाब रहनुमा हैं। ये आरएसएस के भी एक बड़े अहम रहनुमा हैं। और ये क्या कह रहे हैं, 40 गांव इकट्ठे हैं, यानी हम हिंदू हैं। क्या हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं को है? ये तो साबित हो गया। अब तो सिखों के लिए हिंदुस्तान में रहना बिल्कुल फजूल हो गया। सिख जो हैं वो अब नहीं रह सकते। ये हम नहीं कह रहे, ये स्क्रीन पे मौजूद है। नाज़रीन, एक तरफ आप मौकिफ दे सकते हैं आरएसएस के रहनुमाओं का, और दूसरी तरफ पुलिस वालों का जो किसानों के साथ है। दोनों तरफ के नजरियात देखते हुए फैसला खुद कीजिए कि भारत में इस वक्त कौन सा अमल जारी है। दिलास स्टार से मुझे और राणा अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।